हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो ट्वेल्थ का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मनी। तो मनी के बारे में हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मनी क्या होता है, मनी किस तरीके का होता है, मनी का कैसे हुआ, मनी कैसे बना, उन सब चीज़ों का, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हम लोग उन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मनी एंड द इवोल्यूशन ऑफ द मनी, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द मनी। तो मनी का मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल सी चीज़ ध्यान रख के चलनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सचेंज के मीडियम पे एक्सेप्ट की जा सकती है, इजीली एक्सेप्टेड होती है सब लोगों से, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, वही अपना मनी का होता है। अ थिंग विच इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ध्यान रखना है अपने को, जो आसानी से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के लेन देन के बदले में, इज कॉल टू द मनी। तो मनी यही चीज़ होती है। जैसे बात करते हैं रुपीज़ इन इंडिया इस मनी, यहाँ पे इंडिया में रुपीज़ है वो मनी है, ठीक है। वो आसानी से कोई सा भी चीज़ हम लोग मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो इजीली कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। डॉलर है, यूएसए में है, ठीक है। पुराने टाइम पे क्या होता था? पुराने टाइम पे इस तरीके का मनी तो रुपीज़ तो होता नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था? गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन चलता था। इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय पे कोई भी मनी नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था? अगर बात करते हैं, अ कोलेबा वुड हैव द शू इन द रिटर्न ऑफ द वीट फ्रॉम द फार्मर। तो नॉर्मली बात करते हैं कि फार्मर को जो है गेहूं के बदले में शूज़ वगैरह दे देते। अ फार्मर वर्क वुड गेट द ग्रेन एंड अ रिवार्ड फॉर हिज लेबर। तो वो जो भी मेहनत करता था उसके बदले में उसको रिवार्ड्स के बदले में क्या मिल जाता? अनाज मिल जाता था, है ना। इसी तरीके से इसी को क्या बोलते थे अपन लोग? जब भी बात करते हैं, जब भी वस्तु के बदले में वस्तु होती है, इक्वल टू द बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली पुराने ज़माने में जो चला करता था, वस्तु के बदले में वस्तु देना। मगर क्या होता था? बट विद द मल्टीपलसिटी ऑफ वांट, यानी कि बात करते हैं यहाँ पे, एंड द ग्रेटर नीड फॉर द एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स था, है ना। प्रूव एट द इनसफिशिएंट सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज। तो बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम जो था ना, तो बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रख के चलनी थी कि दोनों को उस चीज़ की नीड होनी चाहिए थी। यानी कि बात करता हूँ, अगर मुझे गेहूँ की नीड है तो एक तो मेरे पास गेहूँ सफिशिएंट होना चाहिए, और सामने वाले को मुझे गेहूँ की नीड है और मेरे पास गेहूँ बिल्कुल नहीं है, मैं सामने वाले से गेहूँ चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली बात है, सामने वाले के पास गेहूँ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, उसकी देने की इच्छा भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसको गेहूँ देना है, मेरे पास चावल बहुत ज़्यादा था, अब चावल मैं देना चाहता हूँ, उसके बदले में गेहूँ लेना चाहता हूँ, तो सामने वाले को चावल की नीड भी तो होनी चाहिए ना। तो वो वाली चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो यही चीज़ की वजह से क्या है, बार्टर सिस्टम सही तरीके से नहीं चल पाया था। और एक चीज़ होती है, मैं वस्तु के बदले में वस्तु है, तो 1 किलो चावल के बदले में अगर मैं बात करता हूँ 1 किलो मैं गोल्ड देता हूँ, सोना देता हूँ, तो वो सफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि दोनों का एक्सचेंज का वैल्यूज़ बहुत अलग अलग चेंज होती है। इसीलिए मनी का इन्वेंटेड हुआ था, अ कॉमन मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, जो नॉर्मली हर कोई आसानी से एक्सेप्ट कर सके। उसके लिए हमें ये नहीं देखना पड़ेगा सामने वाले को भी उस चीज़ की नीड है या नहीं है। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड। तो अब जो है, गुड्स के बदले में गुड्स नहीं बेचा जाता है, बल्कि गुड्स किसके बदले में? मनी के बदले में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। इनिशियली कॉइन्स ऑफ द गुड्स एंड द सिल्वर द इंट्रोड्यूस एज अ मनी। तो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं को इस तरह की प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने उस टाइम पे अपने अपने क्या किए थे? सिक्के बनाए थे, गोल्ड के, सिल्वर के सिक्के बनाए थे। अलॉय मेटल, दूसरे मेटल्स के बनाए थे। वाज द यूज़ फॉर द कोइनेज अलॉन्ग विद द पेपर मनी। और धीरे धीरे क्या आने लगी? अपनी पेपर मनी भी आने लगी। और आज के टाइम पे जो है, आज के टाइम पे प्लास्टिक मनी चलती है, भाई अपने कार्ड जो चलते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वो कार्ड हो गए। द ई मनी फॉर्म द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फ्रॉम द मनी। और आज के टाइम पे जो चल रहा है, तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है? अपना ई मनी चल रहा है। ई मनी मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इससे इधर उधर ट्रांसफर कर दिया, खत्म कर दिया। बाय द क्रेडिट एंड द डेबिट एंट्री इन द बैंक अकाउंट, और सीधा बैंक अकाउंट से पेमेंट डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। Those the origin and the evolution of the money related to the need of the facilitated exchange। तो आज के बदले में ये सारे के सारे एक्सचेंज के बहुत सारे हमारे पास मीडियम बन जाते हैं। Through initially invented of the medium of exchange, gradually the money found its the use other uses as well। तो ये क्या काम आती है? मनी जो है, तो मनी के और क्या क्या यूजेस होते हैं? तो सबसे पहले तो मनी इज़ यूज फॉर द स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आसानी से हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकें। मनी इज़ यूज एज ए मेज़र ऑफ वैल्यू। मनी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि सामने वाले की जो भी सर्विसेज हैं या फिर वस्तुएं हैं, तो उनके बदले में मनी की वैल्यूएशन की जा सके। मनी इज़ यूज फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, यानी कि बात करते हैं मनी है ना, ऐसी चीज़ होनी चाहिए मनी जिसको हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकें। अगर मुझे पेमेंट करना है किसी को, तो लंबे समय तक उसको मैं स्टोर कर सकूं, वही मनी का बनता है।
टॉपिक देखते हैं बार्टर सिस्टम। अभी हम लोगों ने देखा था बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ द सिस्टम इज द गुड आर एक्सचेंज फॉर द गुड। तो गुड्स जो है किसके बदले में होते हैं, गुड्स के बदले में एक्सचेंज होते हैं। तो वही थ्योरेटिकल पार्ट वापस से आ गया। अगर एक किसान है उसको गेहूं की ज़रूरत है और दूसरे को चावल की ज़रूरत है तो गेहूं के बदले में चावल दे देना। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, अपनी बार्टर सिस्टम कहलाती है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे C2C। C2C इकोनॉमी मतलब क्या होता है, C फॉर कमोडिटी, वस्तु, है ना। तो वस्तु के बदले में वस्तु यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो यही होता है अपने पास C2C इकोनॉमिक्स होती है। C2C इकोनॉमिक्स का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, इक्वल टू द C2C इकोनॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे हम लोग ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे एंड देयर एलिमिनेशन। तो उसके एलिमिनेशन क्या क्या थे तो वो देखते चले जाओ। सबसे पहले बात करते हैं, वही अभी हम लोगों ने पहले भी देखे थे। तो सबसे फर्स्ट में तो बात करते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि दोनों, मैं बात करता हूँ अगर मुझे गेहूँ की ज़रूरत है सामने वाले को चावल की ज़रूरत भी तो होनी चाहिए ना। अगर उसको सामने वाले को चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, जो मेरे पास बहुत सफिशिएंट है, तो वो उसको क्यों लेगा, नहीं लेगा ना। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सामने वाले को भी उस चीज़ की ज़रूरत सेम टाइम पर होनी चाहिए, तभी हम लोग कोई चीज़ को परचेज या सेल कर सकते हैं। मगर वो प्रॉब्लम थी। सेकंड, लेक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ द वैल्यू। तो बात करते हैं जो भी मनी वैल्यू होती हैं तो वो सेम वैल्यू की होनी चाहिए, कॉमन यूनिट ऑफ द वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार। आपकी कार की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे नॉर्मली 5 लाख रुपीज़ की है ना। कैन यू गिव द सेम आंसर इन अ बार्टर सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज। अब इसके बदले में क्या एक्सचेंज करूँगा मैं, सर्टेनिटी नोट अंडर अ सिस्टम ऑफ द सिस्टम यूर कार वुड बी द वैल्यू ऑफ द टर्म्स ऑफ द, उस टाइम की बात करते हैं तो हॉर्स, काउ, बफेलो, है ना। सिंपली बिकॉज देयर इज़ अ नो मनी, क्योंकि उस टाइम पे मनी नहीं होती थी। तो उसके बदले में क्या होता था भाई, गाय भैंस एक दूसरे के बदले में करते थे, ये भी प्रॉब्लम थी। फिर बात करें डिफ़िकल्टी ऑफ द फ्यूचर पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। बात करते हैं फ्यूचर पेमेंट। अगर बात करता हूँ मैं दवाइयों की बात करता हूँ, चॉकलेट्स की बात करता हूँ किसी, तो मुझे अगर बाद में एक लंबे समय के बाद पेमेंट करना है तो तब तक मैं चावल को या गेहूँ को स्टोर करके थोड़ी रख सकता हूँ, वो तो ख़राब हो जाएंगे ना। तो वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे पास स्टोरिंग की प्रॉब्लम होती थी। डिफ़िकल्टी टू द स्टोरेज ऑफ द वैल्यू, सेविंग एंड द ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यू, ये वही टॉपिक आ गया। C2C इकोनॉमिक में यही था कि हम लोग अगर किसी भी गुड्स को स्टोर करके रखते थे तो वो लंबे टाइम तक सही रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है ना। वो धीरे धीरे क्या होगी, ख़राब तो होती चली जाएगी ना एक टाइम पे। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आती थी। तो बार्टर सिस्टम की ये सारे के सारे लिमिटेशंस थी, है ना। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ द मनी। मनी कितने टाइप का होता है, तो मनी के देखो यहाँ पे फॉर्म्स दे रखे हैं। सब इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ द मनी ऑफ द डिस्क्राइब एज द अंडर फर्स्ट fiat money and the fiduciary money, and the second the full body money and the credit money. What is the fiat money and the fiduciary money? So fiat money is the refer to the money which is the which is issued by order authority of the government. फिएट मनी वो होती है जो गवर्नमेंट हमें इशू करती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे, जिसको हम लोग आसानी से एक्सचेंज के मीडियम में यूज़ में ले सकते हैं। जैसे इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में कोइंस हैं, नोट्स हैं, है ना, रुपीज़ नोट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आसानी से लीगली है और गवर्नमेंट ने बना रखी है और पूरी कंट्री में आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। सेकंड बात करें फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। और सेकंड नंबर पर बात करें फिड्यूसरी मनी क्या होती है, जैसे बात करते हैं चेक है, तो वो ध्यान रखना है वो चीज़ ऐसी मनी होती है जो आसानी से, जो बायर और सेलर है ना, आसानी से एक दूसरे पे बिलीव करके उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे बात करते हैं चेक। चेक क्या है, मैंने सामने वाले को चेक काटा, वो भी तो एक तरह से मनी का ही फॉर्मेट है ना, मगर वो सामने वाले ने उसको आसानी से लेने के लिए तैयार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे बिलीव था बस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेकंड था अपना फुल बॉडी मनी एंड द क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी इज अ रेफर टू द मनी इन द टर्म्स ऑफ द कॉइन whose commonly value is the equal of the money value as then there are issue। तो नॉर्मली बात करते हैं यहाँ पे फुल बॉडी मनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी जो कोइंस है ना, तो कोइन जिस चीज़ से बना हुआ है वो और कोइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो दोनों इक्वल होती हैं, तो वो कहलाती है अपनी फुल बॉडी मनी। जैसे 1 रुपये का कोइन है तो 1 रुपये का कोइन जिस चीज़ का बना हुआ है ना, वो भी 1 रुपये की वैल्यू की होनी चाहिए, यानी जो कमोडिटी उस 1 रुपये के कॉइन को बनाने में लगी थी तो वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है अपनी फुल बॉडी मनी। एंड सेकंड होता है अपना क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब बात करते हैं जो मनी की वैल्यू लिखी हुई है ना,
कमोडिटी की वैल्यू उससे ज़्यादा है। नॉर्मली बात करते हैं आज के टाइम पे अगर 1 रुपये के चांदी का सिक्का बनाते हैं तो चांदी की जो सिल्वर की जो रेट है, सिल्वर की रेट तो बहुत ज़्यादा है, अगर 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो फुल बॉडी मनी में तो क्या होगा, मनी वैल्यू एंड द कॉमन वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू दोनों हमेशा इक्वल होगी। और बात करते हैं मनी वैल्यू, बात करते हैं कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये अपनी क्रेडिट मनी का पार्ट है। फिर देखते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज़ ए स्टॉक कंसेप्ट। इट्स रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपुल ऑफ अ कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट नोट टू द सप्लाई ऑफ द मनी डज नॉट द इंक्लूड, ये किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट and the stock of money held by the banking system of a country, because the government and the banking system of a country is a supplier of money and the stock money to the held of the supplier of the money is never treated as a part of the supply of a money in the country। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग ध्यान रख के चलना है कि मनी की जो वैल्यूज़ होती है ना, तो मनी की वैल्यू हर कंट्री में अपनी अपनी सेपरेट मनी होती है। तो हमारी मनी की जो वैल्यू है वो हमारी कंट्री में ही होगी ना, दूसरी कंट्री में उसकी कोई वैल्यूशन ही नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ भी, तो ये गवर्नमेंट ने आपको किया हुआ है। तो हर कहीं की गवर्नमेंट जो होती है अपनी अपनी मनी के अलग अलग तरीके से सप्लाई और उसकी प्राइस बनाती है, डिसाइड करती है, ठीक है। मेज़र ऑफ द मनी सप्लाई, तो बेसिकली बात करते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं मनी की जो है सप्लाई की कैलकुलेशन करते हैं। इन द इंडिया देयर इज द 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के 4 मेथड है, कौन कौन से यहाँ पे, पॉपुलरली यूज ऑफ द M1, M2, M3 एंड द M4। तो इसमें हम लोगों ने पूरी की पूरी मनी को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके देखते चले जाएंगे यहाँ पे। एज पर द सब्सक्राइब इन द सिलेबस में जो देखा है M2, M3 और M4 के बारे में इंफॉर्मेशन है। मेजर आर द गिवन ऑफ द अवेलेबिलिटी जोन ऑफ द चैप्टर ऑफ द जनरल रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं M1 को भी। तो M1 मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, अकॉर्डिंग टू द M1 ऑफ द मेजरमेंट, अगर हम लोगों को M1 मनी वन की कैलकुलेट करनी है तो मनी सप्लाई इंक्लूड, तो इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, M1 इज इक्वल टू द C प्लस DD प्लस OD। C इज इक्वल टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है, चाहे वो कॉइन में हो चाहे वो पेपर नोट्स में हो। सेकेंड नंबर पर डबल डी क्या है, अपनी डिमांड डिपॉजिट। इस रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक टू द कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक ने जो बैंकों में जो जमा किया हुआ है, आपको मनी का कैलकुलेशन करना है, तो मनी का टोटल मनी देश में कितना है तो उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात किया हम लोगों ने M1, तो M1 में बात करते हैं C, पब्लिक के पास कितना पैसा रखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक ने बैंकिंग में कितना डिपॉजिट किया हुआ है। ये भी चेक करना है कि पब्लिक ने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना जमा करवाया और कितना विड्रॉ किया था। एंड OD का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अपने पास, डिमांड डिपॉजिट विद द RBI ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ द नाबार्ड। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास RBI है, तो RBI के पास कितना पैसा जमा है, नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, तो कितना जमा है वो भी देखना होगा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द RBI टू द फॉरेन सेंट्रल बैंक, तो RBI ने फॉरेन बैंक में कितना दिया हुआ है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, तो वहाँ पे भी कितना डिपॉजिट है, तो वो पूरा का पूरा आगे अपना OD में चला जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक OD डज नॉट इंक्लूड, OD में किस किस को इंक्लूड नहीं करना है, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद द RBI, गवर्नमेंट ने कितना जमा किया RBI के पास उसको इंक्लूड नहीं करना है। एंड डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद द RBI, और बैंकों ने RBI के पास कितना जमा किया उसको नहीं करना है। तो बैंक RBI के पास कितना डिपॉजिट है तो वो ध्यान रखना है, किस किस का ध्यान रखना है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कितना डिपॉजिट किया है, सेकंड नंबर पे बात करते हैं फॉरेन गवर्नमेंट ने कितना डिपॉजिट किया हुआ है, नंबर 3 पे बात करते हैं बैंक, वर्ल्ड बैंक में कितना डिपॉजिट है, तो ये अपने को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले बात किया पब्लिक में, बात कर लिया C, पब्लिक कस्टमर के पास कितना पैसा था। फिर DD, यहाँ पे बात करते हैं बैंकों में कितना जमा था, और नंबर 3 RBI के पास कितना अवेलेबल था। तो ये पूरा का पूरा हो गया अपना किसका, M1 का हो गया, ठीक है। तो M1 में जब अपन लोग बात करते हैं तो M1 में ये देखो वापस से लिखा हुआ है, वही का वही टॉपिक पूरा सा दिया हुआ है, मेजर ऑफ द मनी सप्लाई M1। तो मनी सप्लाई कहाँ कहाँ पे होती है, करेंसी विद द पब्लिक के पास हो, बैंक कमर्शियल बैंकों के पास हो और RBI के पास हो। तो RBI के पास में 3 टॉपिक थे, RBI के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं, RBI में सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट की बात करते हैं, फॉरेन की बात करते हैं और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हु सप्लाई मनी, मनी कौन सप्लाई करता है, तो वो भी टॉपिक देखते हैं। तो सप्लायर ऑफ द मनी इंक्लूड, तो यहाँ पे बात करें सप्लाई कौन करता है यहाँ पे हमारे देश में, तो RBI ऑफ इंडिया, ठीक है, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। तो मनी यहाँ पे सप्लाई, तो मनी की सप्लाई जो होती है तो वो क्या होती है अपनी यहाँ पे, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री यानी RBI ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक एंड द गवर्नमेंट, ठीक है।
इन द इंडिया द आरबीआई इज द प्रिंसिपल ऑफ द सप्लाई ऑफ द मनी। आरबीआई पूरे का पूरी मनी को इशू करता है, ठीक है। आरबीआई इशू टू द करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम ऑफ द रिजर्व सिस्टम। अंडर द सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व। तो आरबीआई को कितना मेंटेन करना पड़ता है? मिनिमम रिजर्व ऑफ द 200 करोड़ ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गोल्ड एंड द फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ दिस रिजर्व द वैल्यू ऑफ द गोल्ड मस्ट बी द 115 करोड़। अगर आरबीआई को बात करते हैं 200 करोड़ का गोल्ड बनाना है ना, तो यहाँ पे कम से कम जो है आरबीआई के पास कम से कम वैल्यू मस्ट भी कितना होना चाहिए? कम से कम 115 करोड़ का तो होना ही चाहिए अगर वो फॉरेन सिक्योरिटी लेता है तो, ठीक है। कमर्शियल बैंक आर द सेकंड सफिशिएंट सिक्योर सोर्सेज ऑफ द मनी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले तो कौन हुआ? अपना आरबीआई हो गया। सेकंड नंबर पे सोर्सेज में क्या आता है अपने पास? कमर्शियल बैंक्स आते हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड पे बात करें तो कमर्शियल बैंक में इजी पब्लिक आसानी से बैंक में पैसा डिपॉजिट भी करवा सकती है और विड्रॉ भी करवा सकती है, ठीक है। तो यही टॉपिक अपने को ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पे आती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ था अपने को, तो गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्सेज ऑफ द मनी सप्लाई इन अ कंट्री। इन द इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंशियल इशू ऑफ द रुपीज़ नोट्स एंड द कॉइन्स ऑल द डेनोमिनेशन। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट है तो वो नॉर्मली क्या करती है? रुपीज़ और कॉइन्स है उसको आसानी से इशू कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार इसके यहाँ पे जो शॉर्ट में जो पावर पॉइंट दे रखे हैं तो इनको भी आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ये हमारा मनी का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।